हिंदी साहित्य की कहानियों के खूबसूरत संकलन से आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी अछूत कन्या। तो शुरू करें कहानी अछूत कन्या। दिलों के दरों दीवारों पर जो लगे हैं जाले, कैसे निकालें जब दिमाग में लगे हैं ताले। थक गई हूँ मैं अपनों को ही समझाते समझाते कि ना कोई अछूत है और ना ही कुछ अछूता। हमारी गंदगी उठाएं वो घर से कचरा लें, हमारे टूटे जूतों की मरम्मत करें, कुल मिलाकर हमें साफ रहने में मदद करें। तो हम सवर्ण और वो अछूत। बचपन से घर में दादी से लड़ाई करती आई, क्योंकि आधी सहेलियां तो दादी के अनुसार नीची जाति की थीं। वही थीं जो मुझ गुड्डी को दिलो जान से चाहती थीं, मेरे ऊट पटांग खेलों में मेरी मदद करती, मसलन गंदे नाले से मछली पकड़ना, बारिश के इकट्ठे पानी में पैर डाल छप छप करना, या फिर दूसरों के पेड़ों पर चढ़ फल चुराना। पता नहीं मेरा ही नहीं, शायद सभी का बचपन ऐसा होता है कि जो चाहे किरदार निभा लो। जैसे मालिक की बेटी नौकरानी, डाकू, चोर या सब्जी वाले जो चाहे बन सकती हैं, और ठीक उसी तरह नौकरानी के बच्चे मालिकों के बच्चों के पालनहार। अब कोरोना की वजह से सब घर पर बैठे हैं, तो अतीत बार बार मन के आंगन में न केवल दस्तक दे रहा है, बल्कि फिर से चलचित्र की तरह हिलोरे भी ले रहा है। बेबी मेरे बचपन को परिपूर्ण करने वाली सखी थी, मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार। एक बार मेरे कहने पर छत से कूद गई। वो तो गनीमत नीचे रेत बिछी हुई थी, हड्डियां तो सलामत रहीं, पर लगभग 1 महीने तक कुछ अपनी चोट और कुछ माँ की मार से कराहती रही। पर क्या मजाल कि कभी मेरा नाम लिया हो। गरीब लाचार अपने बच्चे की गलती पर पुचकारने या सहलाने के बदले सिर्फ मार कर ही डरा सकते हैं कि अगली बार किया तो चोट से नहीं, हमारी मार से टांगें टूट जाएंगी। गिरी तो बेबी मेरी ही छत से थी और मेरा ही बंदर बनने से थी, लेकिन मैं मदारी उसे देखने उसके घर भी नहीं जा सकती थी। वो अछूत और मैं ऊंची जाति वालों की नातिन। कितनी रातें एक अपराध बोध में गुजारी। रोज़ उसकी माँ शांताबाई दादी के घर कचरा साफ करने, बर्तन मांजने आती और मुझसे कहती, गुड्डी मेम साहब, बेबी आपको बहुत याद करती है। बार बार बोलती है मेरी गुड्डी की कोई गलती नहीं है। मैं उसको बहुत मारी। ऐसा करेगी कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम गरीब मानुस कहाँ से इलाज का पैसा लाएंगे। मैं चुप रही, लेकिन उन 1 महीनों में मुझ में बड़ी समझदारी और सहानुभूति ने जन्म लिया। सोचा बड़ी होकर इस गुड्डी और बेबी के भेद को मिटाने की पूरी कोशिश करूंगी। जहां बाप के ओहदे और पैसे और अनुकूल परिस्थिति की वजह से मैं गुड्डी से प्रोफेसर आभा, एक गजटेड ऑफिसर की पत्नी, एक बड़े घर की मालकिन, चमचमाती कार की स्वामिनी बन गई। मेरे दोनों बेटे भी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहीं मेरे दिल के कोने में रहने वाली बेबी ने किसी तरह 5वीं पास की और अपनी माँ के ही काम में सहायता करने लगी। हर बार मैं बेबी से वादा करती कि अगली बार जब भी गांव आऊँगी उसे साथ ले जाऊँगी, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं कर पाई। बचपन में पूरे साल पैसे जमा करती कि जब भी गांव जाऊँगी बेबी के लिए कुछ ना कुछ उसकी पसंद का गांव के ही मेले से ले दूँगी। ठीक प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के हामिद की तरह बेबी उन पैसों से कभी अपनी माँ शांताबाई के लिए चिमटा, तो कभी लाल चूड़ियाँ, तो कभी बालों में लगाने का तेल या क्लिप लेती। मैं उसकी मातृ भक्ति देखकर अपने सामान से कुछ, मसलन कभी गुड़िया तो कभी रिबन, अपनी माँ से छुपा कर देती थी। और साथ में नसीहत, ये चीज़ें कभी हमारे बाड़े में पहनकर नहीं आना। हमारा घर बहुत बड़ा था और हमारे पास बहुत ज़मीनें थीं। इससे गांव के करीब लोग हमारे घर को बाड़ा और हमारे घर के पुरुषों को पटेल और औरतों को पाटलिन बाई बोलते थे। माँ गांव से वापस आते समय मेरी खोई गुड़िया, फ्रॉक या रिबन ढूंढती तो दादी चिल्लाती, घर का भेदी लंका ढाए, तुम्हारी बेटी अपनी चीज़ें ज़रूर शांता की बेटी को देती है और खोने का नाटक करती है। दोनों माँ बेटी मुझे ड्रामा कंपनी लगते हो, वो खोने का नाटक और तुम ढूंढने का। माँ मेरी दरिया दिली से मन ही मन खुश होती थी, वहीं दादी से बहुत डरती भी थी। इससे सब कुछ जान अनजान बने रहने का नाटक करती। मेरे जीवन की प्रगति का मापदंड परीक्षा में मेरे नंबर, मेरा वाद विवाद में जीतना, विभिन्न प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनना था। वहीं मेरी बाल सखा की प्रगति गोल गोबर के उपले बनाने, सब्जी तरीके से काटने या भाकरी मतलब ज्वार की रोटी देखकर नापी जा रही है। कई बार अम्मा से जिद भी की कि क्यों ना हम बेबी को साथ ले चलें, लेकिन हर बार बड़ी बेरहमी से मेरी अर्जी ठुकरा दी गई।
मैं जीवन पथ पर आगे बढ़ती गई और गांव और उसकी यादें भी पीछे छूटती गईं। दादी दादा की मृत्यु के बाद गांव जाना लगभग बंद सा हो गया, लेकिन गांव जाने और वहां से आने वाले हर शख्स ने बेबी का पैगाम मुझ तक पहुंचाया। सब कहते कि बेबी मुझे बहुत याद करती है, और एक बार तो उसने चाची के हाथ गांव के मेले से खरीदे लाख के कंगन भी मेरे लिए भिजवाए। बेचारी मेरे जहन से भी निकलती जा रही थी। भला शहर की स्टाइलिश अंग्रेजी बोलती सहेलियों के आगे कौन गांव के किसी कोने में गोबर के उबले थापती या चूल्हा लीपती बेबी को याद करता। मैं ऊपर तरक्की के पायदान चढ़ती गई और मेरे बचपन की सखा की मात्र 16 साल में पास के गांव के एक आवारा लड़के से शादी कर दी गई। लड़के का क्वालिफिकेशन था कि वो लड़का था, बच्चे पैदा कर सकता था और वो बेबी की तरह अछूत था। बेबी ने खुद पत्र लिखकर मुझे आमंत्रित किया और वो बड़ी आशावान भी थी कि उसकी गुड्डी उसके विवाह का हिस्सा ज़रूर बनेगी। शांता को हमारे बड़े से बाड़े से बेबी की शादी में आर्थिक मदद ज़रूर मिली, पर घर से कोई भी नहीं गया। हम ऊंची जाति के जो थे। बेबी आखिरी तक अपनी गुड्डी की राह देखती रही, पर उसके दिल का टूटना ही लिखा था, क्योंकि मैंने तो एक मिनट के लिए भी ये न सोचा कि मुझे अपने बचपन की सखा के विवाह में जाना भी चाहिए। मैं तब 10th क्लास में पढ़ने वाली स्टाइलिश गर्ल थी, आभा। मैं कहाँ उबले थापने वाली गांव की एक लड़की की शादी में जाती। बाद में गांव में रहने वाले किसी से पता चला अपनी विदाई से पहले उसने मेरी दी गुड़िया, खिलौने और कपड़े जो छोटे हो गए थे लेकिन उसने बहुत सहेज के रखे हुए थे, को बेरहमी से तोड़ और फाड़ कर फेंका और बोली, बड़े लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। जब ज़रूरत होती है तो हमारा इस्तेमाल करते हैं, केवल तन से नहीं मन भी उनके पास गिरवी रखते हैं। छी, इस लायक भी नहीं है वो कि मैं उसे याद करूं। किसी को समझ नहीं आया कि वो किसके लिए कह रही है। उसके बाद वो पूरे गांव में पगली बेबी के नाम से मशहूर हो गई। इधर मैंने MSc कर PhD में दाखिला ले लिया। अब सारे होश ठंडे हो गए, हवा में उड़ना बंद हो गया। जीवन की सच्चाई अब समझ में आ रही थी, जब आभा का भी आकलन दुनिया के बाजार में रंग, रूप और बाप के पैसे से हो रहा था। जिंदगी के भी कितने रंग होते हैं। मुझे विदुषी और पराजयता की उपाधि देने वाले ही मुझे बहू बनाने से हिचकने लगे थे। किसी ने कहा, अरे बहू चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता थोड़ी करवानी है घर में, जबकि लड़का हर तरह से 19 ही था मेरे कंपैरिजन में। दूसरे ने कहा, हमें तो बहुत गोरी लड़की और जिसकी जवान सिर्फ हाँ बोलती हो ऐसी लड़की चाहिए। ऐसे समय में मन किया कि कुछ समय के लिए भागूं इस बनावटी दुनिया से और वापस मैं से हम में लौट आऊं। तितलियों के पीछे दौड़ूं, भौरों के पूंछ से दूसरे भौरे की पूंछ को जोड़कर उसके पीछे भागूं। ये सारे सुख मुझे गांव में अपनी बाल सखा के साथ ही मिल सकते थे। कॉलेज में दशहरे की छुट्टियां भी थीं। गांव वाले घर का रख रखाव नौकर ही करते थे। छोटी चाची गांव आती जाती रहती थीं। उनसे ही पता चला कि बेबी अपने पति को छोड़कर गांव वापस आ गई है और वहीं आंगनबाड़ी में काम करती है। मैंने सोचा मेरा बचपन मुझे बेबी ही वापस दिला सकती है। मन ने धिक्कारा, कितनी स्वार्थ परस्त हूँ मैं, अभी तक तो पूछा नहीं और अब उससे अपना मन बहलवाना चाहती हूँ। मैंने अपनी गांव यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। PhD में इतने पैसे तो मिलते ही थे कि छोटा मोटा गिफ्ट मैं अपने पैसों से ही ले सकती थी। शांताबाई के लिए साड़ी, 1 ग्राम वाले सुनहरे कंगन जो शायद गांव में ना मिलते हों, ले लिए। बेबी और उसके बच्चों के लिए बाकायदा एक VIP सूटकेस तैयार किया, जिसमें बच्चों के लिए ढेरों खिलौने और बेबी के लिए कई चीज़ें ले मैं गाँव पहुँच गई। एक कज़िन जो फर्स्ट नहीं सेकंड कज़िन था और जिसका ननिहाल मेरे गांव से सटा था, गांव से लगे कस्बे में इरिगेशन इंजीनियर था, अपनी बड़ी सी जीप लेकर आ गया। कहने लगा, कहाँ जाओगी तुम अपने उस उजड़े से गांव के घर में? मेरे साथ चलो मेरे घर, जब भी मन करेगा ड्राइवर तुम्हें गांव घुमा देगा। मैंने कहा, ना भाई, मैं अपना खोया बचपन, अपने सारे खजाने जो गाँव में ही छोड़ गई थी, वापस ढूंढने आई हूँ। शांताबाई है ना, घर ठीक कर देगी। उसने बड़ी देर तक आश्चर्य से मेरे चेहरे को देखा और मन ही मन सोच कि क्यों इस पगलिया से बहस करूं, खुद ही कल फ़ोन करके ले जाने को कहेगी। ठंडी सांस लेकर उसने कहा, ठीक बाबा, जिद्दी लड़की, जैसी तेरी मर्जी। जब यहाँ बोर हो जाएगी फ़ोन कर देना, बंदा आकर बहना को ले जाएगा। सचमुच गांव के चचेरे ममेरे रिश्ते भी कितने प्यारे और भावुक होते हैं, वरना शहरों में तो सगे भाई बहन भी इस मशीनी युग में एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं।
गांव छोड़ने के पहले वो अपने घर ले गया। उसकी शादी नहीं हुई थी। घर पर मेरी बुआ यानी पापा की मौसेरी बहन थी। उनसे ढेरों पुरानी बातें हुई। उन्होंने भी रोकने की बहुत कोशिश की, पर मेरे बेबी प्रेम के सामने सब फेल। गांव पहुंचकर पाया जर्जर घर, सुनसान सड़कें, घर के आसपास कोई नहीं। चाबी शांताबाई के पास रहती है ये पता था। भाई ने फिर आगाह किया, चल बहना चल, कैसे रहेगी इस बुथा हवेली में। मैं भी सचमुच डर गई, लेकिन हिम्मत न हारी और शांताबाई के घर पहुंच गई और कहा, शांता आंटी बाड़े की चाबी। शांताबाई आश्चर्य से देखने लगी और बोली, कौन रे तू गुड्डी बेटा? तू इस मेरे को आंटी बोलती है, बाकी सब बाड़े की। शांता पानी दो, जल्दी काम करो। तुमको दिखता नहीं है क्या? झाड़ू भी ठीक से नहीं देती, हर महीने पगार भिजवाते हैं। मैं क्या बोलेगी गुड्डी बेटा, इस बाड़े के लिए हड्डी गला दी। मोठा भाऊ मतलब बड़ा भैया यानी पापा, मंझला भाऊ लाहन भाऊ मतलब मंझले और छोटे चाचा, आज भी मेरे को कांताबाई मतलब बड़ी बहन और तेरी सारी आत्या मतलब बुआ लोग मेरे को ताई बुलाती है रे। बेबी भी इधरीच आ गई, छोड़ दी अपने आदमी को। अभी आंगनबाड़ी के काम से बाहर गांव गई है। बहुत काम करती है बेचारी बच्चों के लिए। तू आज इधरीच सो जा, कल बाड़े जाएंगे। मैं तेरे लिए गरम गरम भाकरी मतलब ज्वार की रोटी और पीठला बेसन की सब्जी बनाएगी मस्त। हम दोनों के संवाद से कजिन परेशानी में पड़ गया और उसने मुझसे विदा ले ली। थोड़ी देर बाद बेबी का बेटा मेरे पास आया। मेरे साफ़ सुथरे हाथ पैर, स्टाइल वाली सैंडल बड़े ध्यान से देखने लगा और मेरे चिकने हाथ को छूकर बोला, तू मेरी आई मतलब माँ की सहेली गुड्डी मावशी है ना? आई तेरे को याद करके बहुत रोती है कि पैसे वालों से कभी प्यार मत करना, ये किसी के सगे नहीं होते। तू मेरी आई को इतना क्यों रुलाई? 5 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर मैं रोने लगी। तभी एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो फिर उसका बेटा बोला, अरे मावशी, ये मेरी लहान मतलब छोटी बहन है, आजी मतलब नानी को बहुत सताती है। फिर वो 5 साल का बच्चा अपनी बहन को चुप कराने और उसके पेशाब के कपड़े बदलने में लग गया। मैं एकटक देख रही थी कि कपड़े बदलने के बाद वो शांताबाई के पास बोतल लेकर गया और गर्म पानी ले न केवल बहन का दूध तैयार किया बल्कि उसे पिलाया भी। शांता ने मुझसे कहा, 4 महीने की बच्ची है, मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, तो बेबी बाहर जाती है तो आदि ही उसे संभालता है। मैंने कहा, आदि बहुत प्यारा नाम है आंटी, बिटिया का क्या नाम है? गुड्डी। कभी उसके दिमाग से उतरी ही नहीं, इसलिए तेरे भाई जैसा बेटे का नाम आदित्य और बेटी का भी तुझसे मिलता जुलता अभिया रखा है, पर घर पर गुड्डो बुलाती है। याद है बेटा, मोटी पाटलिन मतलब दादी भी प्यार से तुझे गुड्डो बुलाती थी। मैं फीकी हंसी हंस दी और पीछला भूनते भूनते शांताबाई का वार्तालाप चालू रहा। तू उसके लगन में नहीं आई तो बहुत रोई और तू जो भी वस्तु उसको दी सब फाड़ दी बेटा। छोटी फ्रॉक भी रखी थी कि बेटी को पहनाऊंगी, मेरी गुड्डी की प्यार की निशानी है। इधर शांताबाई की कमेंट्री चल रही थी, उधर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेबी के बेटे ने मेरे बहते आंसुओं को देखा और धीरे से अपनी बहन को बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे पास आकर मेरे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मत रो मावशी, मैं हूं ना। तभी बेबी बिल्कुल कमाऊ पूत की तरह ठसके से अंदर घुसी और चिल्लाई, मैं आ गई बच्चों, आओ अपनी आई के पास। जैसे ही मुझे देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया और शांताबाई के ऊपर चिल्लाने लगी, आई ये कौन है? मैं नहीं जानती, इसको जाने को बोल। हम गरीब मानुष, ये बाड़े वाले, इनका हमारा कोई मेल नहीं। शांता उसे प्यार से समझाने लगी, ऐसे नहीं करते, ये तेरी संगी बचपन की सहेली गुड्डी आज अपन के पास ही रुकेगी। बेबी बोली, नहीं आई, तेरे को नहीं मालूम, मेरे को छोटी पाटलिन मतलब मेरी छोटी चाची बोली कि गुड्डी जब घर के लोगों को नहीं पहचानती तो नौकरानी की बेटी को थोड़ी पहचानेगी। मैं गांव के हर्षे गुरुजी के पास बैठ इसको अपनी बर्बादी का निमंत्रण खुद लिख के भेजी। सोची ये आएगी और मेरी बर्बादी रोक देगी। खाली बातें करती है तेरी लाडली, मेरे से ज़्यादा प्यार की ना तू इसको। ये कहानी लिखती है, अभी भी गांव या गरीबी पर कुछ लिखने आई होगी। सारा कुछ एक सांस में कह गई बेबी। वो तो मैंने अपना पिटारा नहीं खोला था, वरना सब तोड़ ताड़ के फेंक देती। मैं माफ़ी मांगती रही। आदि मेरी पैरवी करता रहा, तब जाकर पाषाण पिघला। मुझे गले लगाकर रोने लगी। उसका प्यार इतना ज़्यादा था कि एक पल भी मुझ शहर की लड़की को ये नहीं लगा कि उसके सर के जुएं मेरे सर पर चढ़ जाएंगी या उसके तेल लगे सर का चिपचिपा तेल मेरे सर लग जाएगा। मेरे एक साइड बेबी और दूसरी तरफ से आदि मुझसे चिपक गया।
उसके बाद के 15 दिन तो शायद ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। अगले दिन हम सब हमारे पुश्तैनी बाड़े में शिफ्ट हो गए। इरिगेशन वाले कज़न ने अपनी जीप भिजवा दी, खुद अपनी मोटरसाइकिल पर घूमने लगा। गांव के आसपास के जलप्रपात, नदी के किनारे छोटे मोटे फॉरेस्ट सब देख लिए। मेरे पिटारे के कपड़ों, खिलौनों और क्रीम ने तो जैसे बच्चों का कायाकल्प ही कर दिया। मेरे गांव प्रवास के दौरान मेरी मुलाकात माधव से हुई, जो पेशे से इंजीनियर मेरे कज़न का मित्र था और ठीक मेरी तरह अपने बचपन की खोई यादें ढूंढने अपने गांव, जो मेरे गांव से कुछ ही दूर था, आया था। आखिरी के 7 दिनों में हर दिन जीप ले वही आता था और हम कोई प्रोग्राम बनाते थे। बेबी को थोड़ा स्नॉबिश या कहें तो उसके शब्दों में अकड़ू लगा, पर मुझे तो प्यार हो गया था और प्यार तो अंधा होता है। वैसे भी बेबी की मेरे जीवन में कोई दखलंदाजी संभव ही नहीं थी। मैंने माधव से कहा कि वो ही जाकर अपने घर पर बात करे और मेरे पापा से बात करने के लिए उनसे कहे। फिर बेबी और बच्चों से बिछोड़ने का समय आया। उसकी 4 महीने की छोटी सी बेटी भी मुझे देख पैर चलाने लगी थी। दिल में एक टीस पर माधव का प्यार लिए मैं अपने शहर वापस आ गई। बेबी ने मुझे एक स्टील का टिफ़िन बॉक्स दिया और उसे हमेशा संभाल कर रखने के लिए कहा, और मैंने आज भी संजो कर रखा है। बेबी ने पहली बार मुझे आभा कहकर पुकारा और कहा, आभा ले जा अभिया को अपने साथ और इसे भी अपने जैसे पिट पिट इंग्लिश बोलना सिखा दे, अपने जैसी चालाक बना दे ताकि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। मैंने जवाब दिया, ज़रूर, ये मेरी ही बेटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए फिर। बेबी ने कहा, जा रे तू, मुंह की डीजे है, खाली बात करना जानती है। अपनी बेबी को भी तो ले जाने वाली थी, क्या हुआ? अब माधव के प्रेम में ऐसी मदमस्त हो रही है? जा, तेरी शादी में मैं नहीं आएगी। मुश्किल है 2 छोटे बच्चों के साथ। ओवर टाइम करती है पालने के लिए, छुट्टी कौन देगा? पगार भी काट लेंगे और दूसरी बेबी ढूंढ लेंगे आंगनबाड़ी वाले। माधव का प्रेम आकर्षण तो था ही, पर बेबी से अलग होने का दुख भी कम नहीं था। घर पहुंचते ही चट मंगनी पट ब्याह हो गया। पता नहीं कैसा प्रेम था जो सिर्फ लड़कियों के पैर में जंजीर और गले में फांसी का फंदा यानी मंगलसूत्र बांधता था। पति के साथ रहने का ऐसा पागलपन कि दुनिया से लड़ने वाली गुड्डी ने पीएचडी बीच में छोड़ दी। माधव की माँ तो मेरी दादी से भी ज़्यादा दकियानुसी ख्याल वाली थी। घर में बाहर वालों के बर्तन भी अलग थे, छुआछूत का भी बड़ा बोलबाला था। अब समझ में आ रहा था कि माधव मेरे सपनों के राजकुमार से ज़्यादा मिट्टी का माधव था और माँ का श्रवण कुमार। पिता की असमय मृत्यु ने माँ के उसे बहुत करीब ला दिया था और माँ उसे भुनाने में भी कभी चूकती नहीं थी। जैसे ही मैं और माधव कहीं जाने का प्लान बनाते, माँ बीच में आ जाती। कभी दिल तो कभी कमर में दर्द। माधव की लाचारी देख मुझे भी माधव पे तरस खाने पर मजबूर होना पड़ता। माधव अकेली संतान था, इससे माँ और कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। माधव की मौसी उसकी माँ को बचपन से पहचानती थी, इससे एक बार उन्होंने हम तीनों को अपने घर लखनऊ बुलाया। उन्होंने मेरा दर्द समझकर मुझे और माधव को नैनीताल भिजवा दिया। गनीमत उन दिनों सेल फोन नहीं थे, तो शादी के बाद हम सचमुच अकेले थे। माधव और मेरे ज़िंदगी के वे बड़े अच्छे दिन थे। मैं चुपचाप पीसीओ जा मौसी से बात कर लेती। मौसी हर बार कहती, थोड़े दिन और ऐश कर ले बेटा, तुम्हारी माँ को मैं देख लूँगी। इस तरह हमने 15 दिन का बड़ा अच्छा हनीमून शादी के 8 महीनों बाद मनाया। उसके 9 महीने बाद ही 2 ट्विंस लड़के लव और कुश का जन्म हुआ। नैनीताल से वापस आते फिर वही मिट्टी का माधव। मैं और माधव कभी भी भविष्य में आने वाले बच्चों की बात करने थोड़ा रोमांटिक होकर बैठते, माँ कराना शुरू कर देती और माधव अपनी कॉफ़ी छोड़कर माँ की ओर चले जाते। अगर उन बेहतर 15 दिनों की याद ना होती तो शायद मैं अब तक वापस माँ पापा के पास चली गई होती। माधव 2 पाटों के बीच पिसे जा रहे थे। एक तरफ मेरी प्रेगनेंसी और दूसरी तरफ माँ की कराहटें, कभी कमर दर्द तो कभी घुटनों का दर्द। मैंने अपनी बेहतरी के लिए प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ही अम्मा के पास जाने की जिद की। यहाँ माँ तो माधव को छोड़ती नहीं, इससे मैंने चचेरे भाई को ही बुलाया मुझे ले जाने के लिए। माधव मजबूर थे, इससे मुझे रोकने में भी असमर्थ थे। भाई माधव के शहर इंदौर से मेरे शहर रायपुर की ट्रेन टिकट करवा कर आया था। उन दिनों फ़्लाइट की उतनी सुविधा भी नहीं थी। घर से ऑफिस जाने को कह माधव हमारे साथ भोपाल तक आए। रास्ते भर मुझे समझाते रहे कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हो इतनी नासमझ क्यों हूँ। माँ बहुत अच्छी हैं, बस समझने की ज़रूरत है। भाई के सामने ही मैं माधव से लिपट गई। माधव प्लीज़,
हमारे बारे में भी सोचो। ये ज़िंदगी कभी नहीं चाही थी मैंने। क्यों क्यों मुझे नहीं चाहिए घुट घुट के जीना। माधव पीठ थपथपाते रहे और सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दे मुझे विदा किया। घर आकर मैं चुप ही रही। शादी मेरी पसंद की थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं अपनी प्रेगनेंसी का कुछ समय अपने गांव में बिताना चाहती थी। अपने हट के आगे किसी की भी नहीं चलने देती थी, सो सीधे अपने चाचा के लड़के के साथ गांव पहुंच गई। बेबी की बच्ची 3.5 बरस की हो चुकी थी। मुझे देखते मेम साहब कह के लिपट गई। शांताबाई ने पूरा घर साफ कर दिया। पापा रिटायर हो चुके थे, इससे दूसरे दिन माँ को लेकर पहुँच गए। मेरा पूरा बचपन वापस आ गया और बेबी के बच्चों ने तो 4 चांद लगा दिए। मैंने घर के बड़े आंगन में बच्चों के लिए शाम की पाठशाला खोल ली, जहाँ पापा मैथ्स, अम्मा हिंदी, मैं अंग्रेजी और दूसरे विषय सिखाने लगे। माधव को पत्र द्वारा सूचित कर दिया कि अब हम सब गांव में हैं। मैं तो सब भूल सिर्फ बेबी के बच्चों और गांव के बच्चों में व्यस्त थी। महीने में एक बार पास के शहर की महिला डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवा लेती थी। अम्मा मुझे बेबी के बच्चों से चिपटे देखती तो चिल्लाती, अरे किस जन्म का बदला ले रही है पगली, या छूत बच्चे हैं, जात के महार हैं, तेरी सास को पता चलेगा तो हल्ला मचाएगी। मैंने भी उतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा, चिल्लाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बचपन के दोस्त के बच्चे हैं, अभिया मेरे साथ जाएगी और अब मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ उसे छोड़ मैं दूसरी बेबी नहीं बनने दूंगी। अम्मा बोली, किसके किसके भाग्य से लड़ेगी गुड्डी? बेटा इतनी जिद अच्छी नहीं। पेट में पल रही नन्ही जान का सोचो। बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। तेरी जैसी पागल लड़की मैंने नहीं देखी। मैंने तो अभिया को अभी बुलाना शुरू कर दिया था। बेबी भी चाहती थी कि उसकी बेटी को मैं ले जाऊं। बार बार कहती, देख गुड्डी बाई, इस बार तेरा धोखा नहीं चलेगा। मैं छोटी थी तो बोलती थी कि मेरे को तू शहर ले जाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी और अपने जैसे मेम साहब बनाएगी। मैं रोज़ रात को सपना देखती मैं भी मेम साहब बन गई है। अभी वादा नहीं तोड़ने का। मैंने कहा, छू ना सकूं मैं आसमान को तो कोई गम नहीं, बस छू जाऊं दोस्तों के दिल को तो ये भी आसमां से कम नहीं। ये सुन बेबी की तो सरक गई। कहने लगी, तू क्या क्या बोलती है बाई मास्टरनी, मेरे भेजे में कुछ घुसता नहीं, अब धोखा नहीं देने का बस। मैंने तो मन ही मन ठान लिया था कि अभी यानी अभिया मेरी है। बेबी को वैसे भी बेटी बोझ सी लगती थी। माँ को फिर मौसी के पास छोड़ ऑफिशियल टूर के बहाने माधव गांव आ गए और मुझे खुश देख बड़े खुश हुए। अभिया से कुछ हद तक माधव भी जुड़ गए, पर उन्हें मेरे पेट में पल रहे बच्चे की चिंता थी। अभिया और मेरे लगाव को मेरे मन का फितूर समझ नज़रअंदाज कर दिया। मेरे अल्ट्रासाउंड में जुड़वा बच्चों की पुष्टि हुई। अब सब मेरे लिए ज़्यादा चिंतित रहने लगे। माधव आए तो केवल 5 दिनों के लिए थे, पर अपने अजन्मे बच्चों की खातिर लगभग 1 महीना गांव में रुक गए। मेरा दिल रखने के लिए अभया से काफ़ी बातें करते थे। जाते समय अभया उनसे लिपट लिपट कर रोने लगी तो मैंने नोटिस किया कि माधव भी अपने आंसू पोंछ रहे थे। उनके जाने के बाद बेबी ने मुझसे कहा, इतने प्यार करने वाले मर्द को तू छोड़ के आई। मैं तो समझी थी कि तेरा हाल भी मेरे जैसा है, वही मारा पीटी, शराब गिराब। वापस जाने का ना, अभया को तू छोड़ दे, मैं पाल लेगी। माधव के आने से मेरी मानसिक स्थिति भी बेहतर हुई। वहीं अम्मा पापा भी आश्वस्त हुए कि मेरे और माधव के बीच कोई झगड़ा नहीं है। प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में हम वापस पापा के शहर रायपुर शिफ्ट हो गए। मेरी तीमारदारी के लिए शांताबाई, बेबी और बच्चे भी साथ आए। बेबी का बेटा उम्र से काफ़ी समझदार था। मुझे दवाई देना, खाना खिलाना उन बच्चों के ही जिम्मे था। समय पर मैंने जुड़वा बच्चों मतलब बेटों को जन्म दिया। सासू माँ खबर सुन चेस्ट पेन का नाटक करने लगी। माधव चाहकर भी अपने बच्चों से मिलने समय पर ना सके। अम्मा पापा लोगों के प्रश्नों का जवाब देते देते थक गए। सासू माँ वहाँ एक के बाद एक नाटक करती रहीं और यहाँ मेरे बेटे 3 महीने के हो गए। मैंने पापा से महर्षि वाल्मीकि बनने को कहा और बेटों का नाम भी लवकुश ही रखा। अभया खुद 4 बरस की, लेकिन बच्चों के सारे काम में मदद कर 14 बरस की लड़की सी हो गई। शांताबाई मेरे पास रुकी और बेबी बेटे को ले गांव वापस चली गई। मैंने वापस अपनी पीएचडी ज्वाइन कर ली। माधव ने बीच में कई बार फ़ोन किया। पापा से ही बात हुई। अब अभया, लव कुश हम चारों यानी मैं, पापा, अम्मा और शांताबाई के जीवन का अहम हिस्सा थे। मेरी एक दूसरी ज़िंदगी आरंभ हो गई थी। बच्चों का नामकरण, अन्नप्राशन और यहाँ तक कि मुंडन भी माधव के नसीब में नहीं था। पापा के खानदान में मुंडन संस्कार 1 साल के पहले होता था। मैंने ही जिद की कि पापा
आप ही इनके पुरुष अभिभावक हैं, सो सब कुछ आपके खानदान के अनुसार ही होना चाहिए। बच्चे को गोद लेने के लिए माँ बाप दोनों की सहमति आवश्यक है। इससे अभया को अम्मा पापा ने विधिवत गोद ले लिया। वैसे तो मेरी बेटी थी, पर कानूनन मेरी बहन थी। बच्चों के मुंडन के ठीक दूसरे दिन अचानक माधव और सासू माँ अपने खानदान के वारिसों का दीदार करने आ पहुँचे। मेरे अंदर अब तक दूसरी आभा ने जन्म ले लिया था। सासू माँ के दिल में बच्चों के बिना बाल के सर देख के सांप लौट गया, और जब अभया को उनके पास बैठे देखा तो पूछने लगी, ये लड़की कौन है? मैं कुछ बोलती उसके पहले ही पापा बोले, हमारी छोटी बेटी। सासू माँ आश्चर्य से पापा को देखते हुए बोली, आपने शादी के पहले बताया नहीं कि आपकी इतनी छोटी बेटी भी है? मैंने तपाक से जवाब दिया, नहीं, ये मेरी बेटी है, पापा अम्मा ने अपना नाम दिया है और कुछ। मेरा इतना विराट रूप देख माधव डर गए और उन्होंने सासू माँ को शांताबाई, बेबी और हमारे प्रेम की सारी सच्चाई बतलाई। सासू माँ ने तुरंत शांताबाई से पूछा, कौन जात? इस प्रश्न के लिए हम तैयार ही नहीं थे। इससे शांताबाई ने अपनी जात बता दी। अब तो एक ऊंची जात पर कर्मों से नीच या घटिया महिला यानी मेरी सासू माँ का खून खौलने लगा और वो जोर जोर से अपने भाग्य और बेटे को धिक्कारने लगी। नीच जात की बच्ची अछूत कन्या मेरे पोतों की बहन और एक अछूत औरत मेरे पोतों का लालन पालन कर रही है। मेरे मिट्टी के माधव, कुछ तो बोल। मैं जोर से चिल्लाई, सचमुच मालती देवी, आपका माधव मिट्टी का ही है। थोड़ी भी हड्डी होती तो आज अपने प्यार का ऐसा अपमान नहीं होने देता। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। आपको मेरी बेटी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। माधव ने बड़े ही धीरे से पापा से माफ़ी मांगी और सब ठीक करने का वादा कर विदा ली। इसके बाद 4 साल बीत गए। लव कुश मेरे भाई बन गए, यानी मेरे पापा को पापा और अम्मा को अम्मा। शांताबाई को आजी और मुझे मम्मा कह के पुकारते थे। माधव बीच बीच में आते थे, लेकिन मेरा क्रोध देखकर डर जाते थे। मेरी माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी भी हो गई। नौकरी में मेरी पहली पोस्टिंग इंदौर मेडिकल कॉलेज में हुई। मुझे लगता है कि शायद पापा ने किसी को बोल कर करवाया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया था और मेरी पहली चॉइस रायपुर मेडिकल कॉलेज था। बच्चे अब 3 साल और अभ्या 7 साल की हो चली थी। मेडिकल कॉलेज में ही हमें बंगला मिल गया था। अब तक सेल फोन का भी दौर आ गया था। इंदौर पहुंचते ही 2 दिनों बाद माधव हमसे मिलने आए। दोनों बेटे और यहाँ तक कि अभया भी डैडी डैडी कर उनसे लिपट गए। माधव पापा तीनों बच्चों को साथ ले इंदौर घुमाने चले गए। माधव अपनी कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे। बच्चे वापस आ डैडी डैडी के गुण ही गा रहे थे। समय बीतता जा रहा था। मैं भी पिघलती जा रही थी। मेरी गृहस्थी जमा अम्मा पापा और शांताबाई वापस अपने शहर लौट गए थे। कॉलेज से ही घर लगा हुआ था और पूरे समय की एक सर्वेंट के सहारे घर बिना किसी परेशानी के चल रहा था। तीनों बच्चे स्कूल जाते थे। अभया कक्षा में पहला नंबर लाती थी। माधव लगभग रोज आते थे और हमारा दाम्पत्य जीवन भी शुरू हो गया था। मेरी अभया माधव जैसी यानी माँ और पिता की भक्त, वही लवकुश की हरकतें दादी सी यानी आई एम द बेस्ट वाली थी। माँ को घर में लाने से माधव डरते थे, क्योंकि अभया अभी भी उनके लिए अछूत थी। अम्मा पापा शांता को ले बीच बीच में हमसे मिलने आते थे। मेरी तरक्की होती गई और बेबी भी अपनी ही दुनिया में लिप्त हो गई। उसके सपने छोटे थे। पापा की मदद से पक्का मकान, बेटे का आईटीआई में दाखिला, फिर गांव का इकलौता ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन, फिर इंटर पास एक प्यारी सी दूसरे गांव की लड़की जो ब्यूटिशियन भी थी से शादी। बस इतने से ही सपने थे। उसने कभी ना अभया से मिलने की कोशिश की, ना ही उस पर हक जताने की। शायद अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम पर देखना ही सच्ची ममता है। सासू माँ की उम्र हो गई थी, लेकिन अकड़ में कोई कमी नहीं थी। नानी, नाना और दादी की जायदाद के वारिस लव और कुश को दादी के पैसों ने उनकी तरफ कर लिया था। उन्हें भी अब उनके बचपन की प्यारी अभया खटकने लगी थी। सचमुच कई बार संस्कारों पर खून हावी हो जाता है। गनीमत कि माधव की वो डार्लिंग डॉटर थी। मेरी हठधर्मिता उम्र से कम हो रही थी। सासू माँ को भी उनके पोते हमारे साथ रहने ले आए थे। सासू माँ की गर्वीली नज़र हर दिन मुझसे कहती, देख तेरा माधव तो मैंने छीना ही था, अब तेरे बेटों की बारी है। मेरी अभया के आते ही बर्तन अलग कर दिए गए। गनीमत कमरों की कमी नहीं थी, सो उसका कमरा ऊंची जाति की नीची सोच वाली माँ के कमरे से बहुत दूर मेरे कमरे के पास पहले फ्लोर पर कर दिया गया। माधव ने अपना खेमा बदल लिया था और हमारे साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहने लगे थे। खाना बनाने वाली की जात अछूत नहीं थी, इससे सासू माँ को कोई आपत्ति नहीं थी। समय बदल रहा था।
अभया का मेडिकल में दाखिला हो गया था। माँ के दोनों बिगड़ैल पोते सेट एग्ज़ाम दे अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर सारे विश्व में कोरोना जैसी बीमारी आ गई थी। उसकी मार हमारे घर पर इस तरह पड़ी कि सासू माँ के दोनों पोते ये बीमारी कोचिंग सेंटर से घर ले आए और ख़ुद को कोई तकलीफ़ नहीं दी, अपनी प्यारी दादी को कोविड पॉजिटिव कर दिया। लाने वाले लव कुश पर दादी को खांसते बुखार देखकर दोनों ने दूरी बना ली। माधव भी तो उसी माँ के बेटे थे। बाहर से हालचाल पूछते, नौकरों ने आना बंद कर दिया। हमारा बंगला सील्ड। माँ यानी मालती देवी कमरे में कराहती रहती। दोनों पोते दादी को कोसते रहते कि उनकी वजह से हम घर के अंदर बंद। कॉलोनी के क्लब में भी टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेलने नहीं जा सकते। प्यारी दादी से बुढ़िया बन गई थी मालती देवी यानी माँ। यहाँ मेरे संस्कारों ने बाजी मार ली। अभया तो माँ के कमरे के पास से भी नहीं गुजरती थी। एक दिन मैं नीचे उतर रही थी तो मैंने अभया को माँ के कमरे से निकलते पाया। मैंने आश्चर्य से अभया को इशारा किया तो पता चला कि पिछले 4 दिनों से माँ को नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब काम अभया ही कर रही थी। ये थी बेटी 100 बेटों से बढ़कर। मुझे बिना पता चले बिना स्वार्थ के उस महिला की सेवा कर रही थी जिसके लिए वो हमेशा से अछूत कन्या थी, उनके अपने सवर्ण पुत्रों से कहीं बहुत बहुत बेहतर। मुझे गर्व हो रहा था अपनी कोख से कहीं ज़्यादा उस अछूत माँ बेबी की कोख पर जहाँ से इस कन्या अभया ने जन्म लिया। चलो, जहाँ कोरोना पूरी दुनिया को त्रस्त किए हुए था, वहीं मेरे घर में उसने एक रूढ़िवादी महिला का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत सी कहानी अछूत कन्या। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।